नाजरीन, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। खित्ते में हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं। इसराइल की जारहियत के बाद, ईरान के ऊपर खौफनाक हमलों के बाद इस पूरे रीजन में सिक्योरिटी चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। इस हवाले से गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ एक मारूफ कमेंटेटर, एनालिस्ट, दिफाई अमूर के माहिर हमारे साथ मौजूद हैं। सैमसन साइमन शैरफ, जो कई दिहाइयों से पाकिस्तान के इंग्लिश मीडिया में और बैनुल अक़वामी मीडिया में भी लिख रहे हैं। उनकी गहरी इंसाइट और उनका वसी तजुर्बा, चूँकि वो मिलिट्री में ब्रिगेडियर के ओहदे पर रहे हैं और उन्होंने मुख्तलिफ मिलिट्री के इदारों में बतौर इंस्ट्रक्टर, बतौर प्रोफेसर पढ़ाया भी है। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस उनके पाकिस्तान भर में, दुनिया भर में जाने जाते हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस अहम और नाजुक मौके पे इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए उन्होंने आज हमें टाइम दिया। 13 जून को एक अहम तरीन वाकया हो रहा है जब इसराइल के 200 जेट फाइटर प्लेन्स ने ईरान के ऊपर अटैक किया, जिसमें ईरान की टॉप लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप को एलिमिनेट किया गया। और अभी तक शायद तफसीली खबरें नहीं आ रही कि न्यूक्लियर उनके जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको कितना नुकसान हुआ। इस हवाले से आपका एनालिसिस, और आज से तकरीबन 25 साल पहले 9/11 के बाद आपका एक आर्टिकल जो 4 किस्तों में इंग्लिश पेपर नेशन के लिए छपा और मुख्तलिफ और इदारों में आपका लेक्चर्स हुए, इसको जरा हमारे नाजरीन आपसे सुनना चाहेंगे। जरा आप तफसील से बयान फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब, बहुत खुशी हुई आपसे बहुत अरसे के बाद बातचीत करके। अगर आपको पता हो, दूसरी जंग अज़ीम के बाद बर्लिन रॉकेट हुआ था, उसके नतीजे में नेटो बन गई थी और पूरे ईस्टर्न यूरोप के साथ एक कंटेनमेंट अमेरिका ने और उनके अलाइज जो वेस्ट वाले हैं, जिसको हम नेटो, एक बगदाद पैक्ट बना जो बाद में सेंटो बन गया, एक सीटो बन और सीटो जम हो गया एपका में साउथ कोरिया की जंग के बाद नॉर्थ कोरिया के साथ, और अमेरिका ने एक एपेक पॉलिसी ली, जिसको वो एपका कहते थे और जिसको सौंपा गया था पैसिफिक कमांड। फिर बीच में दुनिया के हालात तब्दील होते रहे, तो बगदाद पैक्ट खत्म हुआ, सेंटो खत्म हुआ, ईरान में रेवोल्यूशन आई। तो उस वक्त अमेरिका ने एक पॉलिसी बनाई कि हमारा यूरोपियन फ्लैंक और पैसिफिक वाला फ्लैंक तो सिक्योर है सोवियत यूनियन से, लेकिन जो हमारा सेंटर में बगदाद पैक्ट वाला था वो सिक्योर नहीं। उसके लिए उन्होंने एक नई स्ट्रेटजी बनाई सदर्न फ्रंट की प्रेजेंस की साथ, जो उनके बहुत बड़े दानिशवर थे और बाद में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी रहे थे। जी। इसको उन्होंने नाम दिया सदर्न फ्रंट का। सदर्न फ्रंट जो है ये क्रीमिया और तुर्की से लेके पाकिस्तान के एंड तक, बशमूल ईरान और अफगानिस्तान, यहाँ का फ्रंट है। और उन्होंने फैसला किया कि इस लाइन से आगे हमने सोवियत यूनियन को नहीं निकलने दें। बाद में सोवियत यूनियन रूस बन गया, यह स्ट्रैटेजी कायम रही। इसी स्ट्रैटेजी के साथ पाकिस्तान ने यूएसए के साथ अलायंस किया सोवियत यूनियन के खिलाफ। और उसके बाद जो 9/11 के बाद अफगानिस्तान में जंग हुई, उसके अंदर अब इसको इसमें तब्दीली ये आई कि चाइना स्टार्टेड राइजिंग एज द एशियन। और जैसा आपको पता है कि इस वक्त दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमिक ताकत चाइना है, दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हाउस चाइना है। और अब रिसेंटली दुनिया को पता चला है कि साइबर वॉरफेयर में, सैटेलाइट्स में, इन चीज़ों में चाइना वेस्ट के मुकाबले में बहुत आगे। अब उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि चाइना को भी इसमें शामिल करके चाइना को भी ब्लॉक कर। उसके लिए क्योंकि चाइना वाज राइजिंग और बहुत लोग पर्सनल मेरे कह रहे थे कि नाउ इज द एशियन सेंचुरी, यूरोप और वेस्ट का गलबा यहाँ पर खत्म होने वाला। तो उन्होंने अपने पिवट्स बनाए हैं इस रीजन में
एक पिवट उनका इजराइल है, एक यूक्रेन है और एक इंडिया है। और ये एक त्रिकोण बन जाती है। और इसमें जगह जगह मैंने आपको तस्वीर भेजी है, जगह जगह अमेरिका के बेसेस हैं। और ये जो उनकी तीनों प्रॉक्सीज है, इजराइल, इंडिया और यूक्रेन, ये जंग की हालत में है सबके साथ। अगर आपको याद हो तो यूक्रेन की जंग हुई और जब क्रीमिया पे कब्जा किया रशिया ने वापसी पर, तो मैंने उसी वक्त एक टर्म पॉइंट की, डेविल्स ट्रायंगल। डेविल्स ट्रायंगल का मतलब है शैतान का एक त्रिकोण, जिसके अंदर सोरिश होगी और तबाही होगी और इंस्टेबिलिटी। ये त्रिकोण अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान भी उसका हिस्सा है। मैंने आपको एक स्लाइड भी भेजी है, इसमें आप खत खींचे थे यूक्रेन से लेके पाकिस्तान तक, वहां से नीचे जिबूती और सोमालिया तक, और ऊपर से यूक्रेन का खत खेलने खींचे और नीचे तक लेके आए तो पूरा मिडिल ईस्ट विद इजराइल इन द सेंटर। ट्रायंगुलेशन है स्ट्रैटेजी की, और इस स्ट्रैटेजी के तहत सबसे पहले तो इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला 6-7 की रात को पाकिस्तान एयरफोर्स ने मुंह को जवाब दिया। 100 से ज्यादा इंडियन जहाज इसमें शामिल थे और इंडिया का बहुत नुकसान हो गया, वो पीछे हट के और उन्होंने सीज कर। यूक्रेन ने फिर एक नया अंदाज इख्तियार किया और प्री प्लेस्ड ड्रोन्स के साथ उन्होंने रूस पे हमला किया। ये 11-12 की बात है और उधर बहुत तबाही हुई। अभी तक रूस उससे संभलने नहीं पाया, लेकिन रूस ने उसका जवाब भी दिया, लेकिन वो इतना कारगर नहीं जितना ज्यादा यूक्रेन का। अब इंडिया वाली स्ट्रैटेजी और यूक्रेन वाली स्ट्रैटेजी के खिलाफ इजराइल ने हमला किया है ईरान, और उनके पास प्री प्लेस्ड म्यूनिशंस भी थे जो उनके फिक्स कॉलमिस्ट ईरान में बैठे हुए काउंटर रेवोल्यूशनरी, उन पे वो बहुत अरसे से काम कर रहे थे, अमेरिकन भी काम कर रहे थे, एसेट्स उनके प्री प्लेस थे। तो कुछ हमले तो 200 जहाजों ने स्टैंड ऑफ के साथ मिडिल ईस्ट के ऊपर से, जिसको हम उम्मा कहते हैं, उसके ऊपर से उन्होंने मुस्लिम ममालिक की को यूज करके रीफील्डिंग के लिए और स्टैंड ऑफ के लिए ईरान पे हमले किए, कुछ हमले अंदर से। तो ये दोनों जो हमले हमने पहले देखे यूक्रेन वाले और इंडिया वाले, उनका मरकब का जो अब हुआ है ईरान की, तो ये उसी ट्रायंगुलेशन की लड़ाई है। और ईरान हमारा साया है, तो जाहिर है जब इजराइल से या जहां से भी ये जहाज हुए हैं, ये पाकिस्तान के रडार्स पे भी थे, इंडिया के रडार्स पे भी, तुर्की के, ईरान के, चाइना के, रशिया के, बाकी सब ममालिक के रडार्स। तो ये आर्माडा जब जहाज़ों का आया, पूरी एक बारात आई है जहाज़ों ईरान पे हमला करने के लिए, तो इसका इनको इल्म था। ईरान तो भी हो गया होगा, किसी ना किसी ने बता दिया होगा, रूस ने बताया होगा, चाइना ने बताया होगा। पाकिस्तान की तो लीडरशिप इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। ये मैं इस तरफ आता हूं, एक अहम सवाल ये बनता है कि आपने इस ट्रायंगल में इंडिया को भी शामिल किया। अब ये सिर्फ आपका खदशा है, या क्योंकि ऑन द रिकॉर्ड देखा जाए तो इंडिया ने हमेशा अपनी पोस्चरिंग एक नॉन अलाइंड मुल्क के तौर पे की है, जो कभी अपने इख्तलाफात भी वेस्टर्न दुनिया या खास तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स के साथ दिखाता है। और आजकल भी ये बातें इस तरह की गर्दिश में हैं कि जिस तरह ट्रंप ने बिहेव किया कि जी एप्पल फोन वहाँ इंडिया में नहीं बनेंगे, और ट्रंप बहुत नाराज हैं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया से। लेकिन आप इस इंडिया को उस ट्रायंगल का एक हिस्सा करार दे रहे हैं, ये बड़ी अजीब सी बात लग रही है ज़ाहिरी तौर पे। ये आप कोल्ड वॉर की बातें कर रहे हैं नईम साहब, दुनिया बहुत तब्दील हो गई है, मुझे लग रहा है आप भी पीछे रह गए हैं। हो सकते है। तो पैसिफिक कमान थी अमेरिका की, बहरा-ए-अलकायल में, पैसिफिक ओशन में, उसका नाम तब्दील होके इंडो पैसिफिक अलायंस हो, और इंडिया उस अलायंस का पहली चीज। दूसरा, एक इंडिया ने एग्रीमेंट साइन की जो कि ट्रीटी में तब्दील नहीं हुई, सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट। उसके प्रेम्बल में ऐसे क्लॉजेस हैं
जो डायरेक्टली पाकिस्तान को हिट कर टेररिज्म पे। यदि आपको अमेरिका ने उनको बीका का मेंबर बनाया और बीका में एक्सचेंज ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ मिलिट्री कम्युनिकेशन, सैटेलाइट डाटा, मैप्स, रियल टाइम में उसकी एग्रीमेंट है इंडिया के साथ। तो इसके अलावा भी बीसियों है छोटी छोटी चीजें जो इसमें मिल जाती हैं, जैसे इंडियन ओशन रिम अलायंस है, और स्पेशली साइबरनेटिक्स में इंडिया को बहुत ज्यादा असिस्टेंस है अमेरिका से और इजराइल से। अमेरिका के बहुत ज्यादा सर्वेलेंस सिस्टम है जो मुंसलिक है इसराइली जेरिको मिसाइल के साथ और उसके साथ साथ वो चलते हैं। तो ये इंडिया is no more a non-aligned country. It is part, it is policeman of the region for the United States of America. उन्होंने समझा कि ये पाकिस्तान को लपेट लेंगे। इन्होंने कोशिश की, मई के पहले हफ्ते में बुरे तरीके से इन्होंने मार खाई और वो कहानी खत्म हो। अभी एक और मुमासलत मैं आपको बता दूं, जब ये पाकिस्तान के खिलाफ सोलिश की तैयारियां कर रहे थे, हमारे जैसे लोग कह रहे थे कि ये अटैक कर, प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, ये पाकिस्तान और इंडिया मिलकर अपना मसला सॉल्व करने। जेडी वान साहब उनके वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली में बैठेंगे। उसके 2 दिन के बाद इंडिया हमला करता है, वो कहते हैं ये सॉर्ट आउट कर लेते। जब इंडिया को पड़ती है ना मार पाकिस्तान एयरफोर्स, उसके बाद वो ड्रामा करता है, तब अमेरिका इंटरवीन करता है और शीज फायर का करता है। ये एक है यानी अजीब सी बात। इसी तरीके से वो कह रहे थे कि प्यूटन के साथ मेरी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, हम उनके साथ डील कर लेंगे, यूक्रेन की जान खत्म कर देंगे। यूक्रेन का प्रेसिडेंट आया, उसको व्हाइट हाउस में उठा के इन्होंने मिलके उसकी बेइज्जती की, उसको निकाल दिया बाहर। ठीक, ये सारा ड्रामाबाजी थी, अंदर से इस हमले की तैयारी थी। और फिर आपने देखा यूक्रेन ने ड्रोन्स के साथ किया। यही इन्होंने ईरान को भी इंगेज किया कि आप हमारे साथ ट्रीटी करें, न्यूक्लियर बैंड ट्रीटी करें, सुदगी बंद कर दें, अब पीस ट्रीटी ये उसको पीस के मोड में डाल के उधर से शोषा छोड़ा। IAEA ने, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने, उन्होंने भी शोषा छोड़ा। और यहाँ अमन की बातें अमेरिका ईरान के साथ कर रहा था, ऊपर से इजराइल ने आबा बोल दिया। ये मुमकिन ही नहीं है कि 200 जहाज पूरे मिडिल ईस्ट में फैले हुए हों, बहरा अरब में फैले हुए हों। अमेरिका के वहां पर कम से कम 50 बेसेस है। मैंने आपको पूरी एक तस्वीर उनकी भेजी और उनको पता ना हो कि क्या हो रहा है। ये सारा सियासत है, झूठ है। इन्होंने एक डाइवर्जन क्रिएट की। बिल्कुल तीनों ऑपरेशंस की मेथोडोलॉजी एक है और ये हमारे लिए पाकिस्तानियों के लिए लम्हा फिक्रिया है कि मुस्तकबिल में ये हमारे साथ क्या है। इससे पहले पाकिस्तान पर जो असरात मुमकिन उस पर बात करें, आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि आपने बड़ी गहराई के साथ जियो स्ट्रेटेजिक हालात पे नजर रखते हुए, आपका एक वसी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे और जियो पॉलिटिक्स के एक गहराई के साथ देखने वाली शख्सियत हैं आप, तो बादियो नजर में तो यूं लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जब आए थे तो ही वाज ए प्रॉफिट ऑफ पीस। उन्होंने कहा था कि मैं तो दुनिया में जंगें बंद कराऊंगा। फिर उन्होंने रशिया यूक्रेन वाला आपने खुद बयान किया। फिर पाकिस्तान इंडिया की जब एक लिमिटेड वॉर होती है तो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ऑल ऑफ ए सडन वो उन्होंने सरफेस होते हैं और वो कहते हैं कि मैंने सीज फायर करवा दिया। तो क्या आप समझते हैं कि ये सारी अदाकारी हो रही है फ्रॉम वाशिंगटन, या ये एक दुनिया को क्या मैसेज आ रहा है और रियलिटी कुछ और है? नहीं साहब, ये सारी अदाकारी हो रही है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपने फौज के बनाए हुए है, बरतानिया ने, फ्रांस ने अपने फौज को बनाए हुए, जो मेजर मेंबर्स नेटो के। अग्रीमेंट है जर्मनी की और जापान की और साउथ कोरिया की के साथ एक लिमिटेड किस्म की मिलिट्री एडवेंचरिज्म की सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ये सारे अकट के साथ सोचते हैं। ये इनके पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स और फोर्स गोल्स जो हैं दुनिया के, वो वही है। और इस वक्त जो मरकूज है वो इस डेविल्स ट्रायंगल में है। ये शैतान की जो त्रिकोण है, ये सबसे बड़ी जंग की आप देख रहे ना पिछले 25 साल से इसी त्रिकोण में सब कुछ, और कहीं नहीं हो रहा। हालिया
हमला जो इजराइल ने ईरान के ऊपर बड़ा एक तबाहकुन हमला किया, इसके बाद आप क्या समझते हैं कि ईरान कितना नुकसान फेस किया होगा और क्या तवक्को हम कर सकते हैं कि ईरान की तरफ से किस लेवल का जवाब आएगा, नंबर वन। और दूसरी बात यह है कि जब आप जैसे एनालिस्ट, सिक्योरिटी एनालिस्ट दुनिया में देख रहे थे कि इट्स गोइंग टू बी डेवास्टेटिंग फॉर ईरान, तो ईरान ने अपने आप को हालात के पेश नजर क्यों नहीं एडजस्ट किया, क्यों अपना इतना बड़ा नुकसान करवाया कि जब उसके जो रेवोल्यूशनरी कमांड के जो जनरल्स हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, वो बेचारे शहीद हो गए और ईरान नहीं भांप पाया कि हमारे साथ क्या हो सकता है। ईरानियन रेवोल्यूशन जो थी ना, उसकी जो इत्तका हुआ है उनकी स्ट्रेटेजिक साइकी का, वो बड़ा अग्रेसिव है, स्पेशली आफ्टर इन्वेजन ऑफ ईरान बाय इराक। और उस साइकी में वो लबनान तक घुस के, वो सीरिया में घुस के, वो इराक में घुस के, इराक वॉर के बाद यमन में घुस के हाउथीज के थ्रू, इन्होंने हर जगह पे जाके पंगा। और अब तो इन्होंने कम कर दिया, इन्होंने पाकिस्तान में भी पंगे लिए। इन्होंने अपने नेबरहुड में सबको नाराज, वह वो तुर्की है, वह पाकिस्तान है, वह वो अरब ममालिक, और वो तो एक ट्रेडिशनल राइवलरी, दुश्मनी है अरबियों की और पर्शियंस की, चली आ रही है, सदियों से चली है, सदियों से खालत से चली है। तो ईरान ने किसी को पुश नहीं किया, वो रहे हैं आइसोलेशन। उनकी जो आर्का है वो मॉडर्न ट्रेनिंग पे नहीं, उनके पास वो वेपन सिस्टम भी नहीं है जो तुर्की के पास या पाकिस्तान के पास, ना उनके पास वो ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म्स है। तो ईरानी पायलट जो थे, इन्होंने ना तो पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली है, ना इन्होंने तुर्की में ट्रेनिंग ली है, ये खुद ही लगे रहे हैं। और इनकी जो एयरफोर्स है वो दकियानूसी है, उनके पास लेटेस्ट जहाज नहीं है। अभी चाइना वहां पर रिसेंटली घुसा है 4 साल पहले, 300 कुछ बिलियन डॉलर्स यूनियन कमिटमेंट दी है, लेकिन उसमें अगर आप देखें तो मिलिट्री वाला एलिमेंट बहुत कम है उसके अंदर। रशिया इनके साथ चिपटा रहा। हुआ यह है कि जब लबनान से उड़ाया है ईरान को इजराइल ने, तो रशिया को भी सुकड़ना पड़ा। जब सीरिया से उड़ाया है ईरान को, और उस सीरिया के नए सदर साहब आ गए, जो कि शुरू से मैं कहता था ये आईएसआईएस के हैं और ये इजरायली एजेंट है, वो तो अब साबित हो गया। उधर से ईरान और रूस दोनों का इन्फ्लुएंस करता हूँ। बहुत पिछले 3 सालों में ईरान और रशिया को बहुत ज्यादा शिकस्त खानी पड़ी है। अब तो मुझे नहीं पता कि रशिया अपने पैर ईरान में भी जुमा सकता है कि नहीं। तो ये इनकी जो वन साइडेड सेल्फ कंसीडर्ड साइकी थी रेवोल्यूशन की, उसके अंदर जो है ना, उसका वजन इतना ज्यादा हो गया कि अब ईरान उसको अपनी कमर पे नहीं उठा सकता। इन्होंने अपने पड़ोसी ममालिक से भी दोस्ती नहीं रखी। इंडिया के साथ इनकी बहुत दोस्ती है, आप देखिए कि इंडिया इनका साथ देता है कि नहीं देता। तो ये ईरान ने खुद अपने आप को आइसोलेट किया। हमारा नेबर है, हमें दुख है आज ईरान पे क्यों हुआ है। हमने मीडिया पे भी बातचीत की है और लिखा भी है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक हुकूमती सतह पर ईरान अपनी पॉलिसियां पाकिस्तान के साथ सही मायने में दादराना रवायात पर इस्तेमाल। आपने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट नोट करके उसको हाईलाइट किया कि जब दुनिया में कुछ बड़े वाकयात होते हैं, जैसे 9/11 या ये वाकया हुआ, ईरान के ऊपर ये इजराइल का अटैक हुआ, तो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस की लीडरशिप इट हैपन टू बी इन वाशिंगटन। ये एक जस्ट एक इत्तेफाक कोइंसिडेंस है या देयर इज a method in this madness? नहीं, इसमें कुछ हकीकत है। अगर आप अयूब खान के ज़माने की हिस्ट्री पढ़ें और किस तरीके से अमेरिका के साथ हमारा पैक्ट हुआ,
किस तरीके से वो साइन करके आए, सब कुछ वापस पाकिस्तान आए जा, तो उन्होंने टॉप लीडरशिप फोर्स की सारी बात, ये बड़ा क्लियर है। 9/11 पे हमारे डीजी ऐसा ही अमेरिका में बैठे और उनको बहुत देर तक उन्होंने आने दिया। उसके बाद जब वो पाकिस्तान आ गए, उसके बाद पाकिस्तान ने जो रास्ता इख्तियार किया है ना, वो आप सबके सामने, और एक बढ़ती ही हुई इकॉनमी थी हमारी 2 से 2005 तक 6 तक, वो सारा फ्लैटन हो गया बाद में, और उसी दगर पे हम अब तक चल रहे हैं। तो जब इंडिया से अभी हम फारिग हुए, जब इंडिया ने अटैक किया और हमने रिटेलिएट किया, उसके बाद जब यूक्रेन की लड़ाई हुई, तो इन दो चीजों को मिला के हमारे पॉलिसी प्लानर्स को असेसमेंट करनी चाहिए थी कि क्या पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को अमेरिका जाना चाहिए या नहीं। मेरे ख्याल में उन्होंने प्रेफर किया कि हमने अमेरिका जाना, पहले पिट स्टॉप उनका मिडिल ईस्ट में था, उसके बाद वो अमेरिका चले। हालांकि जब यूक्रेन की जंग हुई तो उस वक्त इसी मिलिट्री लीडरशिप ने इमरान को एडवाइस किया कि आप फौरन विजिट कट शॉट करके पाकिस्तान वापस। ये टेंशन्स जो इस वक्त बन चुकी हैं रीजन में, कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा नजर आता है, पाकिस्तान के ऊपर क्या इसके असरात हो सकते हैं, और पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप क्या इस चैलेंज से कामयाबी से निपट पाएगी? मेरी जो अदना राय है उसमें तो पाकिस्तान मिलिट्री लीडरशिप को फौरन जब हमारे बिल्कुल फ्लैंक के ऊपर वेस्ट की तरफ 200 जहाज इजराइल के उड़ रहे हैं और ईरान उनकी रेंज में था, तो पाकिस्तान की उनकी रेंज में, अगर उन 200 में से कर जाते तो क्या हमारे पास रिएक्शन टाइम पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में वाहिद लीडरशिप है, उनका पाकिस्तान में होना बिल्कुल, उन्हें फील फॉर सूरत हाल का जायजा मुल्क है, उनको जख्म नहीं छिड़कना, हमने उनके साथ दुश्मनी नहीं करनी, और बैनुल अक़वामी सियासत में रियासतें आपस में इंटरेक्ट करती हैं, और लिहाजा उनको जब थ्रेट होती है उसका आतश नहीं होता। जब में तो हमने क्यों रिएक्ट किया, क्योंकि हम पाकिस्तान पे कब्जा हुआ है, कल पाकिस्तान पे हमने रिएक्ट किया था ना, तो वही मंतक है। क्या आप समझते हैं इंडिया इस सूरत हाल में मजीद कोई अपनी जारहाना पॉलिसी इख्तियार कर सकता है, जबकि हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे ईरान अंडर अटैक है? तो क्या आप समझते हैं कि इंडिया इसी इश्यू के ट्राइएंगल का हिस्सा है जो आपने इब्तिदा में गुफ्तगू की है? तो डू यू थिंक देयर आर चांसेस? बिल्कुल, बेशक बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और वो ये है कि आप ये देखें ना डिसेप्शन कैसे हुई है। 3 वाकयात तो ट्रंप साहब के मैंने आपको बता दिए, फिर कुवैत में और उर्दन में कुछ रडार जैमिंग्स वगैरह हुई है, एक दिन पहले कुछ हुआ, मुझे नहीं पता ये क्या हुआ। इंडिया के इस जहाज को, ड्रीम लाइनर को, दुनिया का सेफेस्ट एयरक्राफ्ट है, वो गिर गया, पूरी दुनिया की तवज्जो उस तरफ थी, वो इंडिया की तरफ देख रहे थे, और उस जहाज के हादसे की तरफ ना सब परेशान थे क्या, और जाहिर है इतने ज्यादा मालिक थे, तो सऊदी अरेबिया था, बहरीन था, ओमान था, यूएई था, वी हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड। और जो ईरान का ये एक नमूना बना रहे हैं, दे आर मेकिंग एन एग्जांपल आउट ऑफ ईरान नाउ, दे विल आल्सो, अभी आपको बता दूं कि मई के महीने में शुरू में जो है उसमें भी इजराइल शामिल था, सफ़े अव्वल में शामिल, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा टेस्ट। कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बहुत फ्रेजाइल है और बहुत मसाइल हैं, लेकिन लगता ये है कि पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप एस्टेब्लिशमेंट, जिसको उर्फ-ए-आम में हम कहते हैं, वो अभी तक अपने जो उनके पॉलिटिशियंस जिनके साथ दे आर कंफर्टेबल विद, अभी तक उसी सिस्टम को लेके वो आगे चल रहे हैं, और वो समझ रहे हैं कि वी आर गेटिंग इवन मोर। क्या आप समझते हैं कि आने वाले दिनों मिलिट्री लीडरशिप के एटीट्यूड में कोई तब्दीली, ताकि पाकिस्तान एक यूनाइटेड नेशन के तौर पे, एक मुत्तहिद कौम के तौर पे दुनिया को नजर आए? चूंकि
जो हालात आपने बयान किए उस एतबार से तो हम संगीन खतरे में हैं। जब एक तरफ वेस्टर्न ताकतें इजराइल को सामने रख के एक हमारे पड़ोसी इस्लामी मुल्क को तबाह कर रहे हैं, डू यू थिंक ये एहसास कहीं होगा आने वाले दिनों में? इसका एक उनकी जो वो रेवोल्यूशन की वजह से स्ट्रेंज होगी, वो कभी भी खुश नहीं थे और उनमें से अच्छा खासा तबका जो है वो सिंपथाइजर बन गए वेस्ट के। ह्यूमन रिसोर्सेज थी जिन्होंने इस हमले में वेस्ट की इजराइल की मदद की। अभी तो अमेरिका के अड्डे नहीं और सिर्फ अड्डे नहीं का जाते हैं, फाटा के इलाका जात साबिक फाटा के यहाँ पर वो बकायदा उनकी प्रेजेंस भी होती थी। पाकिस्तान मौजूद इस तो पाकिस्तान ईरान की तरह कर सकेगा जब अंदर से खोखला होगा, अंदर से दीमक जो है उसमें पाकिस्तान की बुनियादें अलादी होंगी। इसका वाहिद हल है मैं उन्हें अपना उस्ताद मानता हूँ हैंस मॉर्गेंथो को, नेशंस उनकी एक एक लफ्ज बहुत काम का है, लेकिन एक जुमला है जो उन्होंने लिखा है, नेशनल पावर rises through the various gradations to fleeting opportunities of national character and morale। नेशनल करेक्टर और क्या चीज आती है, मुल्क की लीडरशिप आती है, उसके अवाम आते हैं। फ्लीटिंग अपॉर्चुनिटी अल्लाह ने वो सिनर्जी देती है इस मुल्क को। इस वक्त पाकिस्तान में इसका इस फुकदान को खत्म करना बहुत जरूरी थ्रेट। मैं आपको बता रहा हूँ ये जो हुआ है ईरान में, ये पाकिस्तान में, हमने इस कौम को यकसू करना है, यकजान करना है। ये बहुत अहम है। अगर ये नहीं होगा तो फिर बाद में हम तारीख के अंदर जैसे उर्दन घूमता फिरता है एक छोटा सा मुल्क, जैसे इजिप्ट बना हुआ है एज मास्टर्स वॉइस, जैसे यूएई और सऊदी अरेबिया, हमारा भी वही है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैमसन साइमन शरीफ साहब, आपकी डीप इंसाइट। अगरचे कुछ रिकॉर्डिंग में आपकी आवाज़ ब्रेक होती रही, कुछ जुमले हमें एडजस्ट करने पड़ेंगे, और आपने बहुत कम्प्रीहेंसिव बात की व्हेन यू आर ड्राइंग पैरेलल्स के ईरान के अंदर ये जो रेवोल्यूशनरी फोर्सेस हैं और आवाम के अंदर एक खलीज आ चुकी थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि ईरानियन लीडरशिप का पै दर पै नुकसान हुआ, टू द एक्सटेंट कि उनका प्रेसिडेंट जो है उसको असैसिनेट कर दिया गया एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट बना के। और अब जिस तरह टारगेट किलिंग हुई है ईरानियन लीडरशिप की, तो ये नजर आ रहा है कि ईरान के अंदर कुछ इस तरह की काली भेड़ें मौजूद हैं जिन्होंने वेस्टर्न फोर्सेस को मुखबरी की और इजराइल तक वो चीज़ पहुंची। तो आई विश कि हमारी लीडरशिप इन बातों पे गौर करे, ताकि ये जो एक गल्फ है अवाम पेज पर जब तक मिलिट्री लीडरशिप के साथ और अपनी अफवाज, अपनी एयरफोर्स, अपनी नेवी के साथ नहीं होंगे, उस वक्त तक मुल्क का दिफा कैपेबिलिटी तो अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन इस पॉइंट की तरफ जो आपने इशारा किया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच जनाब सैमसन साहब।